नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम टेक्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमी की क्लास को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें एक चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी बातों को पढ़ना है, तो समझ लेते हैं किन किन बातों को पढ़ना है, देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो अपना चैप्टर है उसका नाम है वित्त और क्या, लोक वित्त। तो दोस्तों, जो अपना चैप्टर है उसका नाम है लोक वित्त और इसके अंतर्गत हम लोग भारत सरकार के लोक वित्त मतलब पब्लिक फाइनेंस के बारे में हम अध्ययन करते हैं या इसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है दोस्तों कि भारत सरकार की प्राप्तियां, मतलब भारत सरकार की क्या क्या रिसीप्ट्स है, ठीक है, क्या क्या उनके प्राप्तियां हैं। दूसरा टॉपिक होता है कि भारत सरकार के खर्चे, मतलब क्या क्या एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में। पहली बात तो प्राप्तियों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उन पैसों का किस तरीके से खर्च किया जा रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरी बात यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर प्राप्तियां किए और उसके बाद खर्च भी किए तो भाई उनका अगर नेट लेंगे तो या तो पॉजिटिव आएगा या तो घाटा आएगा। तो इसमें बहुत सारे हम घाटों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे जैसे प्रभावी राजस्व घाटा है, कई सारी चीजें आगे पढ़ेंगे तो घाटों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो डिफिसिट है उसके बारे में हम जानेंगे कहीं ना कहीं। अब बात होती है, हमें पता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत और राज्यों के लिए अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम बनाया गया है। क्लियर है, मतलब कहीं ना कहीं शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, अब उनको देने के लिए, अब उनकी मतलब जस्टिस करने के लिए राज्यों के साथ कहीं ना कहीं वित्त आयोग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब वित्त आयोग क्या बताएगा कि भाई सेंट्रल इतना इनको देगा, होता है ना, जैसे 41% अभी है, 15वें वित्त आयोग के द्वारा बनाया गया एनके सिंह। ठीक है, तो इन सब बातों को हम लिख के पढ़ भी लेंगे, टेंशन नहीं लेना। मतलब कि अगर संघीय इकाई है तो कैसा संबंध है वित्त से लेके। ठीक है, हम इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो इन सब बातों को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इस पूरे चैप्टर के दो की टर्म्स हैं, एक राजस्व, एक पूंजीगत, मतलब कहीं ना कहीं रिवेन्यू, ठीक है, और कहीं ना कहीं कैपिटल। इन दो टर्म्स को पहले हमें समझना जरूरी है दोस्तों। समझ में है? क्लियर है? तो स्टार्ट करें, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे राजस्व क्या होता है। ठीक है, अब देखिए रिवेन्यू या राजस्व, अभी हम नहीं बात कर रहे हैं प्राप्तियों या घाटों के बारे में, समझ में? बस हमें इतना बात करना है, इतना शब्दों को समझना है कि राजस्व के अंतर्गत अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत क्या समझना है। मतलब क्या है कि राजस्व का जो संबंध है दोस्तों, ये कहीं से या किसी भी तरीके से ना तो सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण करेगा, ना ही संपत्ति को समाप्त करेगा। क्लियर है? मतलब संपत्ति को कम करने की भी बात नहीं करेगा। पहली बात तो ये क्या कि संपत्ति से संबंधित नहीं है, मतलब कोई ना कोई संपत्ति न बनाएगा न ही उसे खत्म करेगा, पहली बात। दूसरी बात करेंगे, किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं आती है। क्लियर है? समझ में आया? मतलब सरकार पे कोई उधारी नहीं आएगी, कोई देयता नहीं आएगी। समझ के नहीं समझ के बात को? ठीक है, क्लियर है कि सरकार पे कोई देयता नहीं बनती है। मतलब क्या देयता, मतलब क्या, कहीं ना कहीं लायबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है, और लायबिलिटीज क्या होता है, कभी ना कभी उसे चुकाना पड़ता है। समझ में है? क्लियर है? तो इन दोनों में किसी भी तरीके का परिवर्तन राजस्व शब्द अगर आएगा तो नहीं देखा जाएगा। क्लियर है? समझ में आएगा? ठीक है, अब देखो, अब क्या है, अगर हम पूंजीगत का बात करेंगे तो इन्हीं में परिवर्तन देखा जाएगा। यही अंतर है कि भाई अगर हम पूंजीगत का बात करेंगे तो संपत्ति का या तो निर्माण होगा या सरकार को अपनी संपत्ति कम करनी पड़ेगी। क्लियर है? जैसे डिसइन्वेस्टमेंट देखते हैं आप, वो पूंजीगत के अंतर्गत आएगा। अगर सरकार कोई उधारी लेता है या सरकार पे कोई दायित्व आता है मेरे भाई, वो भी पूंजीगत के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? क्लियर बात समझ में? ठीक है, तो पहली बात तो इतना हम समझ गए राजस्व के अंतर्गत क्या है
इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कहीं न कहीं सरकार को राजस्व प्राप्तियों या राजस्व खर्चे के लिए अपनी संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। वहीं सरकार को राजस्व प्राप्तियों और राजस्व खर्चों के लिए अपने देयता में भी कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं लाना होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब पढ़ेंगे हम पूंजीगत। क्या कर पढ़ेंगे? पूंजीगत मतलब कैपिटल के बारे में बात करेंगे। अब फिर वही बात, पहली बात संपत्ति मतलब कहीं कहीं असेस्ट प्रॉपर्टी। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो दूसरा देयता मतलब लायबिलिटीज या उधारी। ठीक है, मुद्दे को समझना है मेरे भाई। मुद्दे को समझना क्या है कि पूंजीगत अगर शब्द आता है तो हमें ये सीधे सोचना है कि संपत्ति का निर्माण होगा या बिकेगा। ठीक है, अलग बात है, वो देख लेंगे प्राप्तियां हो रही हैं कि किस तरीके से या खर्च हो रहे हैं उसका। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब दूसरी बात करेंगे कि देयता या सरकार पे कोई ना कोई दायित्व तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। जैसे क्या है कि हम पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत देखेंगे कि बैंक आरबीआई के द्वारा उधार लिया जाता है। ठीक है, या सरकार बचत पत्र बेच के उधार लेगी। ठीक है, या विदेशी सरकार से गवर्नमेंट खुद ही ले रही है उधार, तो वो सरकार पे उधारी आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो, आप अगर और इंटरनली जब पढ़ेंगे तो हम खर्चे में देखेंगे कि राजस्व खर्चे में जाएगा एक ब्याज भुगतान। और वो ब्याज भुगतान क्या है कि जो सरकार के ऊपर लायबिलिटीज है, जो सरकार अदर देशों से जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF से जो कर्ज लिया हुआ है, उस पैसे का ब्याज जाता है मेरे भाई, और उससे कोई लायबिलिटीज में कभी नहीं आ रही है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसको समझेंगे, उस पूरे मुद्दे को समझेंगे। लेकिन सरकार पे लायबिलिटीज तो है, लायबिलिटीज कब कम होगी कि जो उधारी लिया है उसको चुकाए। ब्याज तो अलग है ही उस उधारी पे, लेकिन जो उधारी लिया है अगर उसको चुकाए तो उसकी लायबिलिटीज कम होगी। क्लियर है? बात समझिए। और दूसरी बात देखो, पूंजीगत के अंदर संपत्ति वाले में बात करेंगे। सपोज करो जैसे BPCL है, उसको बेची गवर्नमेंट ने, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। अब डिसइन्वेस्टमेंट करने से अपने संपत्ति को कम की। अब कम करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, उसको रिटर्न में पैसा मिला कि नहीं मिला? क्लियर है? क्लियर है? तो पूंजीगत प्राप्तियां हो गई। अगर कोई संपत्ति निर्माण करेगा तो पूंजीगत खर्च हो गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? बात समझ में है? तो पूरे चैप्टर के अंतर्गत इन दो शब्दों को अपने दिमाग में रख के चलना है। पूंजीगत और राजस्व दोनों में क्या अंतर है कि भाई राजस्व की अगर बात करेंगे तो संपत्ति और देयता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम पूंजीगत की बात करेंगे कि दोनों में परिवर्तन आएगा। इतनी बात समझ में आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखते हैं, अब एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजस्व प्राप्तियां। क्लियर है? मतलब रिवेन्यू रिसीप्ट। क्लियर है? अब देखो मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना है। इतना तो अब समझ में आया कि ऐसी प्राप्तियों के लिए सरकार को ना अपनी संपत्ति बेचने की आवश्यकता होती है, ना ही उनके ऊपर किसी तरीके की उधारी आती है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, मतलब सरकार के संपत्ति एवं उसके दायित्वों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अगर हम राजस्व प्राप्ति के बारे में बात करेंगे तो ये दो तरीके की मेन होती है। एक होता है टैक्स रिवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। क्लियर है? अब देखो, इनके अंतर्गत जो भी है वो बातें लिखी हैं, हम कुछ बता देंगे, कुछ आपको नोट्स अपना पढ़ के देख लेना मेरे भाई। क्लियर है? ठीक है, अब टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्सेशन जो सिस्टम है उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या बातें हैं दोस्तों, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? बात समझ में? एक होगा डायरेक्ट टैक्स, एक होगा इनडायरेक्ट। ये तो नॉन टैक्स रेवेन्यू है कि जिसमें टैक्स नहीं है फिर भी हमें पैसा मिल रहा है, और उसके लिए सरकार को ना तो अपनी संपत्ति बेचनी पड़ रही है, ना ही किसी तरीके की उस पर उधारी आ रही है। मतलब समझ लो कि अगर कोई पैसा सरकार ने कभी दिया और उससे ब्याज मिल रहा है, किसी को सरकार ने उधार दिया उससे ब्याज मिल रहा है, तो क्या मूलधन में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। मूलधन मतलब सरकार की संपत्ति बनी हुई है,
बल्कि उस पे जो ब्याज मिल रहा है वो सरकार की संपत्ति को न कम कर रहा है, ठीक है, जिस संपत्ति पे वो मिल रहा है उसे कम तो नहीं कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंतर्गत आ जाएगा। फाइन लगा दिया गया, फाइन लगा दिया गया, वो भी है। सिक्कों की ढलाई से जो पैसा आता है वो भी आता है। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और भी बातें उसको देखेंगे आगे, समझ गया। जब इसको अच्छे से टॉपिक करेंगे, अभी करेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे। अब देखो जैसे पीएसयू है, पीएसयू से जो मुनाफा आ रहा है वो सरकार की प्राप्तियां है। कौन से? नॉन टैक्स। कर भिन्न राजस्व हिंदी में बोलते हैं, गैर कर राजस्व बोलते हैं। भाई इस बात को समझना होगा, ठीक है। अब मुद्दा आता है मेरे भाई जो टैक्स रिवेन्यू से हमें कमाई हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। अब उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ दो टॉपिक देखने को मिल रहा है, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है, इन मुद्दों को हमें समझ लेना है। जैसे इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, क्लियर है, तो उसको हमें समझना है। अब क्या है कि अगर हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना कि पॉइंट ऑफ इंपैक्ट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब जिस पे कर लगाया जा रहा है और कौन कर भर रहा है। समझ में आया? अगर दोनों सेम आदमी है, मतलब जिस पे कर लगाया गया और जिस पे कर का भार पड़ रहा है, दोनों अगर सेम आदमी है तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। और अगर ये दोनों सेम आदमी नहीं होंगे मेरे भाई तो वो इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है, नहीं क्लियर है, बात समझ में आ गई। मतलब डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पे कर लगाया जाता है, अगर वही व्यक्ति कर को भार भी वहन कर रहा है या कर को पेड कर रहा है मेरे भाई तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों आदमी अलग अलग होंगे या अलग अलग होने की संभावना होती है। क्लियर है, बात समझ में? मतलब कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो उसको आदमी जिस पे लग रहा है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी दूसरे पे नहीं डाल सकता, इनडायरेक्ट टैक्स में डाल सकता है। जैसे जीएसटी है, वैट है और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखेंगे इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, समझ में आएंगे, समझ में। जैसे इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स होगा, जिस पे लग रहा है वही भर भी रहा है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक समझ में आए कि नहीं समझ में आए? आगे बढ़ा जाए, चलिए। जैसे डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, उसको समझना होगा। क्लियर है, जैसे निगम कर हुआ, इनकम टैक्स हुआ, कैपिटल गेन टैक्स हुआ, मिनिमम अनरिलेटिव टैक्स हुआ, ये सारे कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, समझ में? अब इसको मतलब इन सब चीजों को आपको जो नोट्स दिया गया उसमें ये टैक्स, ये फैक्ट चीजें आपको बताई ही गई हैं। कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दे रहा हूँ, समझ में है? क्लियर है, नहीं क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो हम बात करेंगे कि जो टैक्सेशन का सिस्टम है इंडिया में वो किन किन तरीके से है। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बात होती है वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब इसको अगर देखेंगे मेरे भाई तो पाते हैं कि जिस व्यक्ति की इनकम और टैक्स, इन दोनों के बीच संबंध है टैक्स रेट। ठीक है, ये इस तरीके से है, प्रोग्रेसिव इस तरीके से बनता है। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है उसी तरीके से आप पे टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। समझ में? क्लियर? ठीक है, इतनी बात समझ में? मतलब एक प्रोग्रेसिव होता है कि प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ेगा। जैसे अंबानी साहब बहुत पैसा कमाते हैं, ज्यादा टैक्स देंगे, हम आप कम पैसे हैं तो हम लोग कम टैक्स देंगे। बात समझ में आई नहीं? मुद्दा समझ में आया कि प्रोग्रेसिव क्या है? अब अगली अगर बात करेंगे तो वो है मेरे भाई रिग्रेसिव। क्या है? रिग्रेसिव के अंतर्गत इस तरीके से हमें ग्राफ घट के मिलता है। ठीक है, मतलब क्या? ये टैक्स रेट है या टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करेंगे या इनकम की बात। अब देखिए जो प्रोग्रेसिव होता है वो इनकम टैक्स वगैरह प्रोग्रेसिव के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे रिग्रेसिव का। अगर बात करेंगे तो इसमें होता क्या है कि मेरे भाई सपोज करो कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है, वो इतना ही अगर इनकम कर रही है तो उस पर टैक्स रेट ज्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा है? ध्यान से समझना, टैक्स रेट ज्यादा लग रहा है। और कोई और इंडस्ट्री है जो इतना इनकम लगा रही है, इतना इनकम ला रही है, वो टैक्स रेट या टैक्स कलेक्शन कम हो गया उसका, उससे टैक्स कलेक्शन कम होगा।
बात समझना ये है कि रिग्रेसिव के अंतर्गत हम पाते हैं अगर इनकम आपका बढ़ता है तो टैक्स रेट या टैक्स का जो भार बढ़ता है वो कम हो जाता है थोड़ा। क्लियर है? बात समझना कि इनडायरेक्ट टैक्सों में अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं जैसे वैट है, ठीक है, सेंट्रल वैट है, सेंट्रल जीएसटी में जब कन्वर्ट हुआ, ये सारी बातें है ना, तो इसको जानते होंगे। तो होता क्या मेरे भाई कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है ना उनको प्रोग्रेस करने का मन करेगा कि भाई हम ज्यादा उत्पादन बढ़ाएं जिससे हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। क्लियर है? तो जितने भी मैक्सिमम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं ना कहीं इसी के बिहाफ पे चल रहे हैं। ठीक है, अब एक होता है मेरे भाई प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक होता है प्रोपोर्शनल जिसमें एक लिमिट बना दी जाती है। ठीक है, और प्रोपोर्शनल का सिंपल सा यूज है मेरे भाई कि एक रिग्रेसिव का कहीं ना कहीं हमें लिमिट बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, और प्रोग्रेसिव का भी बनाना पड़ेगा। तो दोनों का जो लिमिट कहीं ना कहीं अगर फिक्स करना है तो वहां प्रोपोर्शनल को हम ध्यान में रखते हैं। तो तीनों फॉर्म इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई तीनों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बहुत मतलब मुद्दा आता है इंडिया में कि इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स लगाते समय कुछ बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि टैक्स रेट अगर हम बढ़ाते चाहे मतलब सोच लें कि जितना उत्पादन जितना मतलब टैक्स रेट बढ़ा देंगे उतना ज्यादा कलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिसको हमें समझ में तब आएगा जब हम लेबर कर्व को पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से उस मुद्दे को भी समझने की कोशिश करेंगे, 2-3 मिनट लगेगा, उसको भी देख लेते हैं। अब देखो मेरे भाई इसके अंतर्गत क्या है, सपोज करो ये टैक्स रेट है, ये क्या है, टैक्स रेट है, ये है रिवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, कि मतलब जो हम कलेक्शन कर रहे हैं। अब ये जो ग्राफ बनता है अगर उसको देखेंगे तो हम पाते क्या है कि इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा। क्लियर है? ठीक है, अब अच्छे समझने की कोशिश करना, ये वाला जो टैक्स का पॉइंट है और ये वाला जो टैक्स पॉइंट है इसको ध्यान से देखो। ठीक, ध्यान से देखना है कि मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये बढ़ेगा। मतलब अगर T2A है और ये T1 है तो ऑब्वियस सी बात है हम कह सकते हैं कि T1 इज लेस देन T2, T1 इज लेस देन T2 कह सकते हैं। अब देखो मेरे भाई, अब देखो ये कलेक्शन को बताएगा, किसको बताएगा, कलेक्शन को। समझ में? अब कितना कलेक्शन होगा, सपोज करो A, तो यार T1 और T2 दोनों टैक्स रेट पे हमें कलेक्शन तो A ही मिल रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, और बात देखो, एक पॉइंट A भी बना है, एक पॉइंट A भी बना है। ठीक है, ध्यान से समझना है। सपोज करो ये हुआ T3, ये हुआ T, फिर देखो मेरे भाई क्या पाते हैं, T4 इज ग्रेटर देन T3, है कि नहीं है? अब देखो कलेक्शन क्या है, ये हो गया सपोज करो B, समझ में आया? ठीक है, ये कौन सा पॉइंट बना, B। अब मेरे भाई T4 पे भी हमें क्या मिल रहा है, B अमाउंट, T3 पे भी हमें क्या मिल रहा है, B अमाउंट। मतलब हम T3 कम भी है फिर भी उतना ही रिवेन्यू कलेक्शन हमसे हो रहा है, T4 ज्यादा भी है फिर भी इतना ही कलेक्शन हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है अभी समझेंगे। और एक मुद्दा देखो मेरे भाई, ध्यान से समझना है। अब देखो ये पॉइंट अगर हम पकड़े तो पाते क्या है कि सपोज करो ये T5 है, ठीक है, ज्यादा कम की बात नहीं करें, सपोज करो ये T5 है मेरे भाई, T5 पॉइंट पे कलेक्शन C दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब देखो, अब आप ही बताना कि हम अगर ऐसे लिखे C इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन A तो क्या गलत लिखा है? नहीं। मतलब कहीं ना कहीं T5 पॉइंट पे हम सर्वाधिक मात्रा में या मैक्सिमम रिवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, और जैसे ही इससे ऊपर जाएंगे रिवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा, और जैसे ही इसके नीचे जाएंगे ऑब्वियसली बात है तभी रिवेन्यू कलेक्शन कम होगा। तो मैक्सिमम रिवेन्यू कलेक्शन यहां हो रहा है। अब देखो दोस्तों, अब समझ में ही आ जाना चाहिए कि ये होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। अब एक बात बता, कोई आदमी काम कर रहा है, अपना इनकम बढ़ा रहा है, अब क्या है कि अगर उससे अधिक मात्रा में टैक्स ही लेने लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं आराम की ओर जाने लगेगा।
कि मतलब वो काम उतना नहीं करना चाहेगा, वो कहेगा कि यार हम इतना ही करके कहीं ना कहीं इतना उत्पादन कर लेंगे। और अर्थशास्त्र में मतलब इकोनॉमिक्स में मेरे भाई जो आराम होता है उसे भी एक वस्तु मानी गई है। क्योंकि आपको समझना चाहिए, जब राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि आर्थिक संसाधन वो संसाधन है जो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं। क्लियर है? और मानव को आराम करके सेटिस्फेक्शन मिलता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लियर है? वो काम करना ही छोड़ने लगेगा धीरे धीरे कि हमें उतना काम नहीं करना है, जब इतने से ही हमें उतना कलेक्शन या हमें हमारा इनकम इतना हो जा रहा है, तो वो काम करना छोड़ देगा। क्योंकि उसके बाद देखेगा कि हमारे पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं टैक्स लगाया जा रहा है, तो उस आराम को प्राथमिकता देने लगते हैं। समझ में? इसी की वजह से जो टैक्स कलेक्शन होता है कहीं ना कहीं कम हो जाता है। चोरी अलग बात है यार, वो तो ब्लैक मनी और अदर चीजें हो गई, लेकिन यहाँ बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस पॉजिटिव टर्म को हमें समझना है कि कहीं ना कहीं आराम को वो प्राथमिकता देने लगते हैं। क्लियर है? ठीक है? टैक्स रेट इतना बढ़ता चला जाएगा, उनका नुकसान होगा, और सरकार को भी क्या कुछ नहीं फायदा, टैक्स कलेक्शन उतना ही रह जाएगा। तो कम से कम या कि टैक्स रेट को एक लिमिट तक रखना जरूरी होता है। और अगर वो व्यक्ति आराम में जाने लगेगा तो उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं देश की जीडीपी भी कम होने लगेगी। मतलब काम करना अगर बंद कर देगा तो ऑब्वियस बात है जीडीपी इंपैक्ट आएगा। समझ गए? नहीं समझ गए? और इसी कर्व को मेरे भाई लेफर कर्व कहते हैं। कहीं लाफर लिखेगा, समझना यह है लेफर कर्व। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, नॉन टैक्स रिवेन्यू में हम देख ही चुके हैं, फाइन है, सिक्कों की ढलाई से मुनाफा है, जो कॉइन्स होते हैं उनको जो उनके प्रोडक्शन से जो मुनाफा हो रहा है, पीएसयूज के जो मुनाफे हैं, ब्याज मिल रहा है, वो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत है। स्पेक्ट्रम नीलामी से पैसा मिल रहा है, ये सब आ जाती है मेरे भाई नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंतर्गत। तो ये अपना रिवेन्यू पार्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट वाला पार्ट खत्म होता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में, कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ लेना है भाई इसको। ठीक है? तो सबसे पहली बात इसके अंतर्गत हमें समझना है कि इसके कारण सरकार को अपनी संपत्ति कम करनी पड़ेगी या उसके ऊपर कोई ना कोई लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। इसकी पॉइंट को पहले समझ लेना है। ठीक है? कि संपत्ति मतलब अशिष्ट जो है सरकार की, वो या तो कम करनी पड़ेगी, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करेगा। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना पड़ेगा, तभी तो उसे पैसा मिलेगा मेरे भाई। तो अपनी संपत्ति को कम कर रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लियर है? ठीक है? अब देखो, या सरकार ने कभी किसी को ऋण दिया है, सरकार ने कभी किसी को ऋण दिया है, वो वापस आ जाए, तो जो लायबिलिटीज दूसरे पे बनी हुई थी वो रिटर्न आई कि नहीं आई? समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब ऋणों की वापसी या ऋणों की रिकवरी ऑफ लोन्स, मतलब जो लोन दिया गया था उसका रिकवरी हो गया। समझ में है? क्लियर है? या तो ये भी हो सकता है उधारी, पैसा मिले कहीं से, या कहीं से लोन लिया, ऐसे भी पैसा मिल सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात? क्लियर है? मतलब कहीं ना कहीं सरकार पे लायबिलिटीज आ रही है। ठीक है? अब देखो, सरकार पे लायबिलिटीज अगर उधारी की बात करेंगे तो इंटरनल मार्केट होता है,